अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट में आपके साथ मैं हूँ मेहरीन सप्तैन। नाज़रीन, मुल्की सियासी मंजरनामे पर मोदी का यार की जो आवाज़ है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लगाई और फिर हमारे ही प्रोग्राम्स में यहाँ पर उनकी आला अदना क़यादत जो आकर इसको लब्बैक कहती रही और इस पर बात भी करती रही। हमने ये भी सुना बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कहते हुए कि अदालतों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक जलसा होता है, इमरान खान उसे खिताब करते हैं थर में, और उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो मुलाकात का इंदिया भेजते हैं नवाज शरीफ साहब को, उनकी अयादत करना चाहते हैं, ये कहा जाता है उनकी तरफ से। उसके बाद ये मुलाकात भी होती है और इस मुलाकात को अब इस वक्त किस तरह से देखा जा रहा है इस पर हम बात करेंगे। किस माहौल में ये मुलाकात हुई, किस तरह की बातें हुई, किस तरह के पैगामात दिए और लिए गए और उन पैगामात का आने वाले वक्त पर क्या असरात होंगे वो भी बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो वर्कर्स हैं उनके लिए ये मुलाकात कैसी है। सोशल मीडिया के ऊपर हम एक टग ऑफ वॉर देख रहे हैं, जिस तरह के इल्ज़ामात और जिस तरह की बातें और जिस तरह के वादे एक दूसरे को याद दिलाए जा रहे हैं, इस सब पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद एक और बड़ी ही खास रिपोर्ट है हमारे पास, क्योंकि इमरान खान साहब जो बात करते थे कि मुल्क और कौम का लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे, लोगों का पैसा लोगों तक पहुंचेगा, आवाम का पैसा आवाम पर खर्च होगा और जितने भी ये फ्रॉड और धांधियाँ होती हैं इन सबको ख़त्म किया जाएगा। तो फिर हमारे सामने एक रिपोर्ट है जहाँ पर मुल्क के दीगर अहम सिविल इदारे जो हैं, हम मिनिस्टर हाउस की भी अगर बात करें, इन सब में बिजली के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से जो तफसीलात हम तक पहुंची है वो हमारे लिए तो यकीनन चौंका देने वाली, आपके लिए भी होंगी। आपको बताएंगे कि हो क्या रहा है और रिकवरीज जो हैं ये किस तरह से होंगी, हमें जो बताया जाता है और जो असल हकीकत है वो सब बहुत मुख्तलिफ है। एक स्पेशल रिपोर्ट हमारे पास है इस हवाले से। सबसे आखिर में हम FATF के हवाले से बात करेंगे। जी हाँ, जहां पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं भारत की जानिब से। जी हाँ, चेयरमैनशिप जो है, एशियाई बाजू जो है इसी का FATF का, उसमें भारत की मौजूदगी एज शरीक चेयरमैन जो है उसके ऊपर सवालात हैं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस हवाले से ख़त भी लिखा है असद उमर ने। लेकिन क्या ख़त लिख देना ही सिर्फ काफ़ी होगा? क्या इसके ऊपर हमें कुछ और भी इस ख़त से आगे बढ़कर नहीं करना होगा, क्योंकि मामलात बड़े सीरियस है और जाहिर सी बात है बाइस्ड अब रवैया दिखाई दे रहा है एक ऐसे वक्त में जब एक दौरा भी होना FATF के अराकीन ने यहाँ पर आना और एक ऐसे वक्त में भारत से ही शरीक चेयरमैन की मौजूदगी इस वक्त में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है और पाकिस्तान के लिए ये एक लम्हा जो है ये सोच का है, फिक्र का है, लम्हा फिक्रिया है, मुश्किलात की घड़ियाँ हैं क्या पाकिस्तान के लिए। FATF के हवाले से हमारे इक़दाम तो बहुत हैं, लेकिन ये इक़दाम जो हैं उनका एक्नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और एक्नॉलेज होने के लिए दूसरी जानिब बैठा कौन है जो जज करेगा, इस पर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। प्रोग्राम में सेगमेंट में हमारे साथ जो गेस्ट है मैं बताती चलूँ, हमारे साथ लाहौर स्टूडियो सीनियर सहाफ़ी राना अजीम हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर शहबाज गिल साहब से सबसे पहले तो हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर मौजूद है डॉक्टर शहबाज गिल, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब। शहबाज गिल साहब, पहले आपसे ज़रा जान लेते हैं इस वक्त जो हालात और वाक़यात है, उसके बाद फिर हम ज़रा मौजूदा तनाज़ुर में बात करेंगे। वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को जो कहा कि नवाज शरीफ की सेहत के लिए मुकम्मल जो है तैयारियां की जाए, उनको मुकम्मल सपोर्ट दी जाए, मेडिकल सहूलत जो है फराहम की जाए, तो इसके बावजूद जो है मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो सेटिस्फाइड नहीं दिखाई दे रहे। क्या वजह है? क्या आप लोगों की तरफ से कोई कोताही है? वज़ीर आज़म साहब के अहकामात को आप क्या ठीक से फॉलो नहीं कर रहे या क्या है? देखिए, इस सवाल का जवाब तो आपको नवाज शरीफ साहब से या उनकी फैमिली से पूछना पड़ेगा। हमें जो अहकामात वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से मिले, हमने उस पर मनवान हमने उस पर अमल किया और कानून के मुताबिक जो भी हुकूमत पंजाब की पहले दिन से जो जिम्मेदारी है हमने उसको हमेशा पूरा किया। हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी ये है कि अगर कोई भी कन्विक्ट कैदी जो मुजरिम है, किसी जेल में कैद है, उसकी सारी की सारी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत पंजाब की है और इसीलिए उनको पहले दिन से लेके जाया गया और उनको जो भी पॉसिबल हॉस्पिटल थे उनमें उनको हर तरह के इलाज की फैसिलिटी दी गई। वो पहले दिन से बज़िद हैं कि उन्होंने अपने ही डॉक्टर से इलाज करवाना है, उन्होंने यहाँ के डॉक्टर से पाकिस्तान में इलाज नहीं करवाना। उन्होंने इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल अप्लाई की, अब वो इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन दे रखी है। इसलिए हमारे पास उसका किसी किस्म का कंट्रोल नहीं है कि हम उन्हें मुल्क से बाहर भेज सकें और डॉक्टर्स ने उन्हें इस बात को एश्योर करवाया मेरी मौजूदगी में कि पंजाब के हॉस्पिटल में दुनिया की बेस्ट जो भी अवेलेबल
टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल मौजूद है। अच्छा चलिए ठीक है, ये बिलावल भुट्टो की जो आज मुलाकात हुई है, जरा इस बारे में भी कुछ बता दीजिएगा, क्योंकि अब इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, कहा जा रहा है कि मिसाक जमहूरियत से गर्द जो है वो झाड़ी जा रही है। कोई सियासी हिकमत अमली आपको इस वक्त दिखाई दे रही है? ये मुलाकात प्योर सियासी है, इखलाकी है, और आप लोगों को कोई डर, खौफ, खतरा? जी देखिए, जो अमूमी तासर था वो तो यही था कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो उनकी तीमारदारी के लिए जा रहे हैं या उनको मिलने जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जाके उन्होंने सियासत की। ये इसका जवाब अगेन आपने उन्हीं से पूछना, मेरे ख्याल में कोई सियासत करने की कोई बात उस पर थी नहीं। लेकिन बहरहाल एतजाज अहसन साहब ने एक बहुत अच्छा बयान दिया है जो बिलावल भुट्टो साहब को उस पर फोकस करना चाहिए, और वो बयान है कि नवाज शरीफ साहब मुल्ज़िम नहीं है बल्कि मुजरिम है, वो एक कन्विक्ट है, और एक कन्विक्ट जो है उनको कोई भी हुकूमत मुल्क से कैसे बाहर भेज सकती है। तो इसलिए इस मुलाकात पे मैं तो यही चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पहले भी इकट्ठे थे, इलेक्शन के दौरान वोट लेने के लिए उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ नारे जरूर लगाए, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ आप देख लीजिए उस दिन के बाद ये दोबारा इकट्ठे हैं और आइंदा भी इकट्ठे रहेंगे। हाँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में उन्होंने एक बयान दिया कि वो पूरी तरह से उससे कामयाब नहीं हो सके, तो मैं ये कहूंगा कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे ये पूरी तरह अमल नहीं कर सके। अगर पूरी तरह अमल कर देते तो जसर पार्कर में 87% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं तो शायद 100% हो जाते। अगर पूरी तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अमल होता तो पंजाब का कर्जा जो डेफिसिट छोड़ के गए थे वो 1250 अरब ना होता बल्कि वो शायद उससे डबल होता। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो पूरी तरह अमल नहीं कर सके, और आइंदा भी अल्लाह मियाँ इस काम से इन्हें बाज रखे, क्योंकि वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था वो डेफिनेटली इनके इक़्तिदार को टूल देने के लिए तो था। और एक ठीक, अच्छा एतजाज अहसन की अगर जो आप बात कर रहे थे अभी, तो वो पहले भी जरा हटकर ही बयान अपनी पार्टी से देते भी रहे इससे पहले भी, लेकिन चले जहांगीर तरीन ने भी एक बयान दिया, उन्होंने भी एक बात की, उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब का इलाज जो है वो मुल्क से बाहर ही मुमकिन है तो इस पर भी गौर किया जा सकता है, बशर्ते कि अदालत उन्हें जमानत पर रिहा अगर करती है तो इसका क्या मतलब है? कोई इशारा यहाँ से हम ले सकते हैं कि इलाज का ऑप्शन वो भी बैरून मुल्क और उसमें रजामंदी हुकूमत की? देखिए, मैंने दोबारा आपको बताया कि मैं हुकूमत पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हुकूमत पंजाब ने कानून के तहत मूव करना है, तो कानून में अगर कोई ऐसी गुंजाइश आपके सामने है तो हुकूमत पंजाब को करनी पड़ेगी। मेरे इल्म में नहीं है, तो अगर कानून में ऐसी कोई गुंजाइश हुई तो हुकूमत को कोई एतराज नहीं है हुकूमत पंजाब को, और अगर कानून में ऐसी कोई इजाजत नहीं तो हुकूमत पंजाब की। अच्छा, खुर्शीद शाह साहब का एक जो बयान आया उस पर भी जरा कुछ बता दीजिएगा, क्योंकि इसे बड़ा सीरियस लिया जा रहा है और इस पे गुफ्तगू अब शुरू हो चुकी है, एक डिबेट, और वो यही कि अगर नवाज शरीफ साहब को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर होगी। आप लोग इसको संजीदगी से ले रहे हैं, इस मौक़िफ़ को खुर्शीद शाह साहब के? मैं उनके बयान को उतना ही संजीदा लेता हूँ जितना मैं उनको लेता हूँ, तो मैं इसका बयान यही, वैसे तो मेरे लिए काबिल इज्जत है लेकिन सियासी तौर पर ना मैं उनको संजीदा लेता हूँ ना उनके बयान को। अच्छा। क्योंकि मेरे ख्याल में ये कोई बेहतर बयान नहीं था। ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ कि अगर नॉर्थ कोरिया की और अमेरिका की जंग लग गई तो उसके जिम्मेदार शाह साहब होंगे, तो जितना शाह साहब का उस बारे में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, इतनी ही हुकूमत वक्त की किसी शख्स की जिंदगी और ना जिंदगी के बारे में तो फैसले अल्लाह मियाँ ने करने, हमारा तो उसमें कोई लेना देना नहीं। हमारी जिम्मेदारी है उनको सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जो हम पहले दिन से कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत पंजाब की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, सोच रखती है पीटीआई इस हवाले से, ये आप बता रहे थे हुकूमत वक्त क्या सोचती है, हुकूमत पंजाब क्या सोचती है। हमारे साथ स्टूडियो में राना अजीम साहब मौजूद है, आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, ज़रा आप अगर थोड़ा सा बता सके, क्या लग रहा है आपको आज जो बिलावल भुट्टो की जो मुलाकात हुई है और क्या पैगाम देने की कोशिश की गई है? क्या इट वाज अ रिएक्शन जो इमरान खान साहब ने पीछे जो थर में तकरीर की है, या ये एक अयादत ही थी, एक इखलाकी जवाब था, या कोई सियासी तौर पर भी मुतहरिक होने का कोई चांस नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर एक तो इयादत सुना है हस्पतालों में होती है, पेशेंट हस्पतालों में होते हैं, जेलों में मुल्ज़म या मुजरम होते हैं। वो एक मुजरम को मिलने गए थे। मुजरम वो होता है जिसको सजा हो जाए। तो मुझे समझ में नहीं आती हुकूमत ने कानून को कैसे घर की लौंडी बना लिया हुआ है। अनबिलीवेबल है। नैब के मुल्ज़म हो या कोई मुजरम हो, उसका एक SOP होता है, जेल मैनुअल के मुताबिक हर रोज उसे नहीं मिला जा सकता, एक तरीकाकार होता है, उसका शेड्यूल होता है। इन्होंने कानून को मजाक बना दिया है
सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स को सजा दी, उसके बाद उनको 2 मुख्तलिफ हॉस्पिटल में ले जाया गया। एक ट्वीट से डरते हुए इस हुकूमत ने लाइफ सेविंग यूनिट वहां बचा दिया, जबकि पीआईसी में वो नहीं है। और मेरे भाई गए अब कैसे बिलावल साहब, आपको याद होगा, मेरी मेमोरी ना याद माजी भी बड़ी अजाब है। ये कहते थे नवाज शरीफ फसादी है, साची है, नजरियाती नहीं, मोदी का यार है, गद्दार है। आज तो बिलावल ने कहा ना मियां साहब नजरियाती है। टेलीफोन करेगा तो मैं टेलीफोन नहीं सुनूंगा। तो असल बात यह है कि जरदारी साहब के वालिद मोहतरम है, अगर राना अजीम साहब मेरी इस्लाह कर दे तो आसफ अली जरदारी गालबन, उन पर 1 खरबों रुपए का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का, बेनामी अकाउंट का, खरबों रुपए बनाने का। उस पर अगर राणा साहब मेरी गलती हो तो माफ कर दीजिएगा, मैं थोड़ा सा लाइलम हूं। एक जेआईटी बनी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, उस पर तलब किया गया, अरबों रुपए के इंकशाफ हुए। फलूदे वाला जिसके घर में बेचारे ने 2 हफ्ते कपड़े नहीं धोता, उसके पास 2 अरब रुपए निकल आए। उसमें बहुत जल्द रेस्ट होने वाले आबादी उल नजर में इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक खूब हो बैठेंगे जब मिल बैठे दीवाने दो। मेरा ख्याल है वो जरदारी साहब के लिए जेल का कमरा देखने गए थे कि अब्बू भी ताया अब्बू के साथ रहेंगे। नहीं, वो तो आज वो जेल देखकर आए हैं जहां पे भुट्टो साहब ने भी वक्त गुजारा है, जहां पर पुरानी यादें हैं कुछ। नहीं, आज वो उन्होंने भट्टो को नहीं देखा, क्योंकि भट्टो को ये बिलावल जरदारी ने कहा था ये ज़ियाउल हक का बेटा नवाज शरीफ। आज उसको उनको कहां नजर आनी थी, नाने की जेल। आज उनको बाप की जेल नजर नहीं आई, जहां 3 दफा इंटरव्यू जरदारी का मैंने किया है। आज तो उसे नजर से आती मियां नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम, 2 दफा वजीर आला और सुप्रीम कोर्ट से सजा। ये यार अखलाकियात है, ये सियासत है। अच्छा, चलिए मैं आपकी तरफ अभी वापस आती हूँ। राना साहब, ज़रा आप थोड़ा सा अहवाल हमें अगर वहाँ का बताएं, किस तरह की ये मुलाकात थी, किस तरह की गुफ्तगू हुई, क्या बातें की गई, क्या पैगामात दिए गए? कुछ तो सामने आए, कुछ जो वो सामने ना आए, वो क्या थे पैगामात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आरिफ मीर भट्टी साहब बड़े भाई भी हैं, उस्तादों की तरह भी हैं। उन्होंने ख़बर ब्रेक भी कर दी है कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आने वाले दिनों में हो सकता है मरियम नवाज़ जो है वो अपने चचा आसफ अली जरदारी की तीमारदारी के लिए वो भी किसी जेल में जाएं और उनको जेल में मिलने जाएं। ये बिल्कुल क्लियर बात है कि आसफ अली जरदारी साहब गिरफ्तारी के बिल्कुल करीब हैं, जो हमारे ज़राए का और जो इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आई हैं। और ये एक ड्रामा हुआ है। ये आज अगर कोई ये समझे कि मियाँ नवाज शरीफ की मोहब्बत पे गए हैं, ये कोई मियाँ नवाज शरीफ की मोहब्बत नहीं थी। ये बिलावल भुट्टो को भेजा गया था कि जाओ जाकर, ताकि हुकूमत पर और दारों पर ये शायद प्रेशर पड़े कि 2 बड़ी सियासी जमातें इकट्ठी हो रही हैं और इकट्ठी होकर पता नहीं क्या करने लगी हैं। देखिए, एक तो ज़हन में रखिए, वो जेल है, वो किसी का बेडरूम नहीं है कि जहाँ पर एक ऐसी मुलाकात हो जो 2 अफराद के दरमियान में रहे या 3 अफराद के दरमियान में रहे और कोई ऐसी गुफ्तगू हो जो बाहर ना जाए। जेल है, जेल के कुछ कवानीन भी होते हैं और जेल में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपके अंदर की गुफ्तगू भी बाहर तक सुनाई देती है। तो वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई, वहाँ पर यह कहा गया कि जी आपके साथ बहुत ज़्यादती है, पीपल्स पार्टी आपके लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएगी। जरदारी साहब का पैगाम भी दिया गया और कहा गया कि जी मेरी वालदा ने आपके साथ मिसाक जमहूरियत किया था, वो क्या था, इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, वो सारी चीज़ें की गई। लेकिन ज़हन में रखिएगा, इस पूरी चीज़ पर 2 ट्वीट आए हैं। एक आया जनाब मरियम साहिबा का, जिसपे उन्होंने अपने भाई बिलावल भुट्टो का बड़ा शुक्रिया अदा किया है। तो एक गुफ्तगू है एतजाज़ एहसन साहब की, जिसपे उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के मतलब क्या कहा है और उसके उन्होंने पीपल्स पार्टी के अंदर ये पैगाम दिया है, बल्कि ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि पीपल्स पार्टी नहीं मानती, किसी सूरत में भी नवाज शरीफ को इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे थे, वो उसको भी नहीं मानते। और मुझे एक बात है, इस पूरी मुलाकात के बाद क्या मियाँ शहबाज शरीफ का कोई बयान सामने आया है? क्या मियाँ शहबाज शरीफ का कोई ट्वीट ऐसा सामने आया है कि जिस पर उन्होंने बहुत बड़ा कोई इजहार किया? तो इसमें पैगाम है ना राना साहब, इसमें पैगाम है। अब आगे जो फ्यूचर है वो मरियम है, वो आगे फ्यूचर बिलावल है। नहीं है ना आगे फ्यूचर मरियम नहीं है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आगे फ्यूचर मरियम नहीं है। अच्छा। ना शरीफ खानदान के अंदर भी इस मुलाकात को पसंद नहीं किया गया, ये ज़हन में रखिएगा। नहीं है, तगय्युर और तबद्दुल ही मुस्तकिल सच्चाई है। ये जो तब्दीली है ये जरूरी होती है। लेकिन चले, इस पे तो मैंने बात करनी है कि ये जो इस वक्त इनका ये जो स्टैंड है, कोई सियासत में हमें कोई अब हलचल नजर आएगी, कुछ करते हमें पार्लियामेंट से बाहर भी नजर आएंगे या पार्लियामेंट के अंदर भी नजर आएंगे कि नहीं?
नहीं देखें, पार्लियामेंट के अंदर तो ये आपस में मिले हुए हैं, इतना ही इसे बाहर नहीं जाएंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। फजल रहमान साहब तो बहुत चाहते हैं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। एक इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी जिसमें ये सारा तय हुआ था। अभी आप देखेंगे 2 रोज बाद ANP कुछ लोग आएंगे जनाब मियां नवाज शरीफ को मिलने, उसके बाद जनाब मौलाना फजल रहमान साहब खुद हो सकता है मियां नवाज शरीफ को मुलाकात करने आए, इसके बाद 1-2 और लोग आएंगे। ये तासर देना चाहते हैं वो सारे लोग जो जिनके गिर्द नैब का शिकंजा तंग हो रहा है, जिन्होंने करप्शन की हुई है, वो अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे से मिलने आ रहे हैं। किसके ऊपर जोर डालना चाह रहे हैं? हुकूमत तो कहती है ना हमारे हाथ में नहीं, अदालतों से मिलेगी रिहाई, तो किस पे फिर जोर? ये अदालत देखें, ये दो तरफा खेलना चाह रहे हैं। अच्छा। ये अदालतों पे भी अपना प्रेशर डालना चाह रहे हैं, ये एक मूव बनाना चाह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ बहुत बीमार है, अगर मियां नवाज शरीफ को इस बीमारी में रिलीज कर दिया जाता है, रिलीफ मिल जाता है, तो जेहन में रखिएगा ये कानून बन जाता है। फिर उस कानून के तहत मियां कुछ दिनों बाद आप देखेंगे असल जरदारी की कमर में दर्द निकल आएगी, कमर में नहीं निकलेगी तो कोई और दर्द निकल आएगी, ताकि वो भी करेंगे। और दूसरा एक चीज मैं आपको बताता चलो, कानून ये कहता है कि अगर मियां नवाज शरीफ को बेल भी मिलेगी तो उन्हें जमानत के तौर पर, क्योंकि उनसे रिकवरी होनी है, उस रिकवरी के जितनी रकम जो है उन्हें जमा करवानी पड़ेगी। वो वेंटिलेटर पर नहीं है, अल्लाह ना करे वो वेंटिलेटर पर जाए, वेंटिलेटर पर नहीं है कि उन्हें फौरी तौर पर बाहर भेज दिया जाए। जहांगीर तरीन साहब की अपनी ख्वाहिश हो सकती है, सोच हो सकती है, मगर कानून कानून है। ठीक हो गया। आरिफ हमीद साहब, एक तो बात ये आपसे पूछनी है कि अगर ये दोनों मिल जाते हैं, हम वो तो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं होगा, कोई हलचल नहीं होगी, मिल जाते हैं तो कोई हुकूमत को नुकसान होगा, लेकिन उससे पहले एक और जो पहलू है उस पर मुझे आपकी राय चाहिए कि कोई इन्फ्लुएंस जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि नून लीग के जो वर्कर्स हैं, जो पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो एक सोच रखते हैं और एक जो हमें सोशल मीडिया के ऊपर टग ऑफ वॉर जो नजर आ रही है, उनके जो एहसासात इस वक्त शायद कुछ मजरू हुए हुए दिखाई देते हैं। PTI नून लीग के वर्कर्स के दरमियान भी महाजाराई जारी है सोशल मीडिया पर। किस तरह से वो जस्टिफाई करेंगे अपने इन लीडरान को जो एक वक्त में तो ऐसा बयान देते हैं कि लगता है कि पता नहीं कितने जन्मों की दुश्मनी है, और एक वक्त में ऐसे कि शीरो शकर। अच्छा, मैं महरीन पहले आपको खबर दे दूं, एक आप बार बार कह रही हैं अंदर क्या हुआ। 72 घंटे के अंदर 72 घंटे के अंदर बिलावल और मरियम साहब की टेलीफोन पे बात होगी। 72 घंटे के अंदर बिलावल जरदारी और मरियम नवाज का फोन पे राब्ता होगा। अच्छा, अक्स ये मीटिंग का है, जरदारी का जो मैसेज गया वो तो गया। दूसरी बात आप कह रहे हैं ये इकट्ठे हो गए, ये अलग कब थे? मिसाके लूट मार जो लंदन किया था वो सारा उसका तसलसल है। आपको याद होगा जब पनामा केस आया तो इसी बिलावल साहब ने कहा कि उस वक्त तक जरदारी साहब का बेनामी का उनका शिकंजा नहीं था, ये रिजाइन दे, ये अंदर जाएं, ये जेल में जाएं, ये पनामा में जेल में जाएंगे। अब उनके वालिद मोहतरम भी जेल पे जा रहे हैं। पहले ये स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि असेंबली में दोनों मिलकर शोर डालें, फिर इमरान खान को डराने के लिए मरियम और बिलावल जरदारी बहन भाई, राना अजीम की नहीं बारी आई, कहेंगे कि हम असेंबलियों में रिजाइन दे देंगे। फिर ये एक फितना छोड़ा जाएगा अपने ले पालक सहाफियों से, ये छोड़ा जाएगा कि दोनों पार्टियों का मुश्तरका इजलास हुआ खुफिया, जिसमें यह फैसला किया गया। उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर कौमी असेंबली से रिजाइन दे देंगी। इस किस्म की खबरें फीड की जाएंगी, लेकिन मैं समझता हूं हुकूमत को कानून रूल ऑफ लॉ को कायम रखना चाहिए, इस किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए। ये कल भी एक थे, आज भी एक है, कल भी कुछ नहीं कर सकेंगे। ठीक है राना साहब, कोई खतरा नहीं है हुकूमत को, कोई खतरा नहीं है हुकूमत को। भट्टी साहब बिल्कुल दोस्त कह रहे हैं, 1% खतरा नहीं है। और मैं ये भी लिख के दूं, ये ऐलान कराएं अपने ज़रख़री सहाफ़ियों से कि ये इस्तीफा देने लगे हैं। जिस दिन ये ऐलान कराएंगे इनके अंदर ऐसी टूट फूट होगी ये सोच नहीं सकते। इनमें से एक शख्स भी इस्तीफा नहीं दे सकता। और इन्हें असेंबली का ही तो आसरा है जनाब, लेते हैं आर्डर आ जाते हैं, नए में को पकड़ा जाए आर्डर लेते हैं जनाब, असेंबली सेशन में आ जाते हैं। और इनके पास आसरा क्या है? ये वाकई दुरुस्त बात है, ये अलहदा नहीं हुए थे, ये सब एक थे। चोर चोर को बचाने के लिए आ गया। मैं ये बिल्कुल बरमरा कहता हूं, ये भट्टी साहब ने जो बातें की हैं इसी तरह ये गेम चलेंगे। लेकिन मैं लिख के देता हूं, इस हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। इस हुकूमत को अपने पांव पे इसी तरह खड़ा रहना चाहिए और इन चोरों का एहतसाब होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जहांगीर तरीन का भी याद रखिए, बयान जो उनका भी ताज़ा आया है, ये कहा है कि कोई सियासी गठजोड़ नहीं, उन्हें कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता है। ये भी PTI के ही कारकुन तो हैं ही ना। चलिए ठीक है, राना अजीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे इस सेगमेंट में। और नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कुछ ऐसे वफाकी इदारे जो नादहिंदा हैं और किस कदर रकम जो है उन्होंने अदा करनी है हुकूमत की बिजली की मद में। आज़ाद कश्मीर जो है सबसे आगे
आगे है नादहिंदगान में, और उसके बाद जो सूबे हैं उनका भी हम जिक्र करेंगे और इदारों का भी हम जिक्र करेंगे। कहानी आपके सामने लाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जब हम बात करते थे बिजली चोरी की तो बात की जाती थी कि इस निज़ाम को दुरुस्त किया जाएगा। पीटीआई के नारों में से एक नारा ये भी था कि बिजली के नादहिंदगान से वसूलियाँ की जाएंगी, लेकिन इस वक्त मामला जो है बहुत ही डिफरेंट हैं। ये कहानी जो है इसे ब्रेक किया हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं 92 न्यूज़ मलिक सईद आवान। ज़रा उनसे हम पहले जान लेते हैं और हमें इस सेगमेंट में ताहिर बशारत चीमा MD पेप्को भी ज्वाइन कर रहे हैं और आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक MD पेप्को। मलिक सईद आवान, पहले तो ज़रा हमें बताइएगा ये मामला सारा क्या है, और जिस तरह हमें दिखाई दे रहा है कि सिंध और बाकी सूबों में जो बिजली चोरी है उससे ज़्यादा विफाक और उसके इदारे जो है वो अरबों रुपए की बिजली इस्तेमाल करके अब नादहिंदगान की सफ में बहुत ही आगे। कहानी ज़रा बताइएगा। जी देखिए, इस वक्त हमारे पास जो दस्तावेज़ात हैं उनके मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है वो सबसे आगे है और 114 अरब रुपए के नादिंदा है बिजली के माध्यम। उस हवाले से जब हमने सोर्सेज से पूछा कि इसकी क्या वजह है, बेसिक वजह क्या है कि इतने ज़्यादा आउटस्टैंडिंग उनके बन गए हैं, तो हमें बताया गया जी कि अभी तक इनके वफाक के साथ मामला तय नहीं हो सके। कुछ टैरिफ और कुछ टैक्सेस के इशू हैं जिसकी वजह से वो हमें आउटस्टैंडिंग नहीं आ रही। उसके अलावा जो सूबों के और वफाक के वो टोटल 42 अरब रुपये बनते हैं, जिसको अभी मौजूदा गवर्नमेंट ने कहा है कि आप रिकवरी का अमल तेज़ करें। 353 अदारे हैं वफाक के जिनके ज़िम्मे 11 अरब रुपये इससे ज़ायद की रकम बनती है। इसमें जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस, ऐवान सदर, इलेक्शन कमीशन, इसके अलावा वफाकी वजारतों के 29 वजारतें जो हैं वो नादिंदा हैं, वफाकी वजारतें भी हैं। इसके अलावा तकरीबन 353 अदारे जो हैं वो 11 अरब रुपए के नादिंदा हैं। इसी तरह पंजाब जो है वो अगर हम देखते हैं तो उसके 1204 अदारे जो हैं वो नादिंदा हैं। इसी तरह जो कि 6 अरब रुपये से ज़ायद है। सिंध 8 अरब रुपये, सबसे ज़्यादा जो है वो बलूचिस्तान ने देने हैं, 14 अरब रुपये से ज़ायद के वो नादिंदा है। बलूचिस्तान की जब मैं स्टडी कर रहा था कि जो आउटस्टैंडिंग्स हैं किन किन के ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे बलूचिस्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़िम्मे जो है वो 4 अरब रुपए के हैं। इसी तरह बलूचिस्तान का एक और पब्लिक जो है वो हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, 5 अरब रुपए के तकरीबन करीब उसके नादिंदा है। अब प्रॉब्लम यह है कि साबका हुकूमतों के ज़िम्मे भी यही रहा है कि उनकी भी कोशिश यही रही है कि मुख्तलिफ सरकारी अदारे हैं उनसे हम आउटस्टैंडिंग ले सकें। यही होता है कि बिजली काट दी जाती है, 2 दिन के बाद जो है वो दोबारा दबाव आ जाता है और उस पर गाल दी जाती है। अब जितने भी सरकारी अदारे हैं वो सफ़ेद हाथी बने हुए हैं और अदायगियों के मामले पे इसीलिए बहुत पीछे रह गए हैं। अदायगियाँ नहीं हो पा रही, कोई भी हुकूमत आती है अपना जोर लगाती है, अदायगियाँ ना होने पर फिर वो खामोशी चाह जाती है, फिर इसी तरह मामला उठाया जाता है, दोबारा ये हो जाता है। अब आप देख लें, ऐवान सदर है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, इलेक्शन कमीशन है, जितने अहम अदारे हैं सारे ना देना है बिजली के वाजबात की मद में। ठीक है, ऐवान सदर हुआ, प्राइम मिनिस्टर हाउस हुआ, और कौन सा इदारा जिसका नाम लेता है। बशारत चीमा साहब, आप साबिक MD पेप्को हैं, हालात और वाक़यात ज़ाहिर सी बात है आपकी नज़रों से पोशीदा नहीं है। असल मामला क्या है? अपने ही मातहत इदारों से हुकूमत अगर वाजबात ना वसूल कर पाए तो फिर इनका हाथ और कहाँ पड़ेगा? शुक्रिया जी। मैं मज़ीद जो इन्होंने आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया कुछ और चीज़ें भी बीच में ऐड कर दूं कि 50 अरब रुपए जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ और हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ है। ये ट्यूबवेल की सब्सिडी की मद में है। 50 अरब ये भी है। इसके बाद ये है कि बलूचिस्तान के जो ट्यूबवेल हैं तकरीबन 35,000। जी आवाज आ रही है ना जी? जी मैं आपको बता रही हूँ, ये जो आप बता रहे हैं ना ये भी पूरी लिस्ट है हमारे पास। हमने तो मुख्तसरन वो सेगमेंट का टाइम ज़हन में रखते हुए ये चीजें हमने मेंशन की है। वजह क्या है? वजह क्या है? क्यों नहीं? ना पिछली हुकूमत ना ये हुकूमत, निजाम में कहाँ खराबी किधर है? जी मैं थोड़ा सा अर्ज करूं कि एक तो ये है कि पाकिस्तान में बिजली का बिल देना जो है वो कुछ अच्छा नहीं समझा जाता, इसमें सभी शामिल हैं। लेकिन इसमें एक दो चीज़ें हमें और भी ज़हन में रखना होगा। सरकारी जो दफातर हैं या महकमे हैं उनके लिए बजटिंग होती है। बजटिंग जो है वो पुराने असूल के मुताबिक चल रही है, जब एयर कंडीशनर्स भी नहीं थे, बिजली के आलात भी कम इस्तेमाल होते थे। और इसके बाद बहुत सारे ऐसे भी इदारे हैं कि जो बिजली की मद में उनको बजट मिलता है कहीं और भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैंने अमूमन यही देखा है और पिछले 15 साल का मैं एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ
कि उसमें होता क्या है कि साल के एंड में, यानी कि जो माली साल है उसके आखिर में रीअप्रोप्रिएशंस होती हैं और इधर उधर से पकड़ के पैसे जो हैं वो जून में तकरीबन दिए जाते हैं। यानी कि दो बातें जहन में आई, एक तो ये है कि बजटेड कम है, इस्तेमाल कहीं ज़्यादा है जितना होना चाहिए, इसमें कंजर्वेशन या बचत बिल्कुल नहीं है, और फिर पकड़ धकड़ के पैसे दिए जाते हैं। लेकिन ये तो हो गए नॉर्मल महकमों की, लेकिन जो मेन मसाइल है कि पिछले 15 साल से ही जो इशू है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो है लटका हुआ है। उनके जहन में ये था कि 1 रुपये 62 पैसे फी यूनिट देंगे, फिर 2 रुपये 62 पैसे हुए, अब 3 रुपये 12 पैसे के करीब देते हैं। बकिया पैसे जो ऊपर हैं उसका कोई फैसला नहीं हुआ। इसके अलावा एक बहुत और रोग एंटिटी है, 60 अरब जो हैं वो तो के इलेक्ट्रिक ने देने हैं, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 4,000 रुपया फी ट्यूबवेल जो है, 35,000 ट्यूबवेल हैं बलूचिस्तान के जिनसे सिर्फ 4,000 रुपया महीना लिया जाता है, जबकि वो पूरा साल चलते हैं, दिन रात चलते हैं। उसकी मद में 200 अरब रुपए हैं। तो ये सारा कुछ जब इकट्ठा करें तो हमें ये समझ आती है कि 400 अरब रुपए जो हैं वो तो इस मद में हैं, और बाकी 750 अरब के करीब जो हैं वो आम सार्फिन जो हैं उन्होंने देने हैं। तो ये पाकिस्तान में बिल अदा करने का जो कल्चर है वो है ही नहीं है। इसमें बहुत मसाइल हैं, इस पर बहुत गौर करना होगा, सबको मेहनत करनी होगी और फिर ही हम निकल सकते हैं। इसके अलावा भी मैं थोड़ा सा आपको अर्ज करूं कि जब हम पावर सेक्टर के ऑपरेशंस को देखते हैं कि कहाँ से बिल मिलते हैं और कहाँ से बिल नहीं मिलते, और उसकी मैपिंग करें और उन इलाकों को हरा कर दिया जाए और जहाँ से नहीं मिलते उन्हें लाल किया जाए, तो मज़े की बात यह है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, जहाँ सहूलियात ज़्यादा हैं वहाँ बिल भी अदा हो जाते हैं और जहाँ सहूलियात कम है वहाँ बिल भी कम अदा होते हैं। इसके बाद तीसरी बात भी आप जहन में रखिएगा कि जहाँ गवर्नमेंट की रेट कम है वहाँ बिल कम अदा होते हैं, जहाँ रेट ज़्यादा है वहाँ बिल भी अदा होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जब तक ये सेन में रख के इसका हल नहीं निकाला जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये प्रोफेशनलिज्म से होगा, प्रोफेशनल्स बैठेंगे फिर काम चलेंगे। अगर जनरलिस्ट रहे तो फिर ये काम चल नहीं सकेगा। अच्छा, और बस आपके एक मुख्तसर जवाब अगर बशायद साहब आप दे सके कि चले पुरानी हुकूमत ने जो किया, आपने मेंशन भी की कुछ चीज़ें, आपने ये भी कहा पुराने असूलों के मुताबिक था, बजट कम है, इस्तेमाल ज़्यादा है, फिर ये कि कल्चर ही नहीं है हमारे हाथों बिल अदा करने का, ये सब तो हो गया। पिछली हुकूमत की कोताहियाँ थी जिसको ज़ेर बहस लाती रही ये मौजूदा हुकूमत, तो कुछ चेंज भी करने की कोशिश की है इस मौजूदा हुकूमत ने, या उसी बैगेज को कैरी करी और उसी तरीके से कैरी करी है? इस तरह है जी कि पिछले 3 माह से एक बहुत सीरियस कैंपेन जो है रिकवरी की वो चल रही है। अच्छा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको अर्ज करूं कि कैंपेन्स तो हमेशा चलती रहती हैं, कैंपेन से काम नहीं बनता, ये तो एक रेगुलर फीचर होना चाहिए। और हर वो शख्स या हर इदारा जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उन्हें 1-1 टका जो है वो टाइम पे देना होगा। ये हो नहीं सकता कि पावर सेक्टर चले जी। ये सारी बातें हैं, ये ज़हन में रखना होगा और इसके लिए अपने स्पॉट्स चेंज करने होंगे। वो पहले वाले तरीके जो हैं वो टोटली छोड़ना होगा। जदीदियत भी लानी होगी, उसके बगैर कैंपेनिंग सिर्फ और दिखावे का वो जो है पकड़ धकड़ जो है इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप मुस्कुरा रहे थे, क्या किस बात पे आपको इतनी कोई हंसी आई उनकी? मुझे तो, मेरा तो दिल बड़ा परेशान हुआ इनकी बातें सुनकर। नहीं, मेरे चेहरे पे बेवकूफ लिखा हुआ, मैं 2 दफा नहाया हूं, मिटता ही नहीं है, मैं क्या करूं। मैं ये जो मोहतरम चीमा सब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में बिजली का बिल देने अच्छा ही नहीं समझा जाता। आप अपने घर का बिल ना दें 500 रुपया, सुबह बिजली ना कटेगी मुझे पकड़ लेना। मैं अपने घर का सिर्फ 800 बिल ना दूं और 2000 ना दूं। एक दुकानदार जिस घर का बेचारे की एक दुकान है, 10-7 बच्चे उस दुकान से पालता है, वो 1 महीने ना दे, उसका बिल कट जाएगा। अरे आप आम इंसान हैं ना, ओवर बिलिंग आएगी। ये सरकारी इदारे, सरकारी लुटेरे, और मैं खुद बताता हूं आपको, वाबरा TNT का ना दिंदा है, पानी का ना दिंदा है। इधर सरकारी इदारे अब माले मुफ्त दिले बेरहम है, इसे अपनी जो गज नहीं है। एक चेयरमैन वापडा के घर के 5000 यूनिट फ्री चले जाता है, कहते हैं बिजली का बिल देने का रिवाज नहीं है। भाई, क्योंकि ये आपके इदारे हैं, आप उनको नहीं पकड़ते, आप उनके डिफॉल्टर है, वो आपके डिफॉल्टर है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, TNT का कौन डिफॉल्टर है, वासा का कौन डिफॉल्टर है? बदकिस्मती है हुकूमत वक्त को, इस पे एक्शन लेना होगा। जो अदारे दूसरों का 2000 बिल पे बिजली काट देते हैं
और खुद अरबों रुपए ना दिंदा है। इधर एक इलेक्शन बंदा लड़ नहीं सकता जिसने 500 रुपया किसी का ना दिंदा हो। एक पूरा अदारा चल रहा है, मुल्क को चला रहा है, जो खरबों रुपए का ना दिंदा है। तो ये बदकिस्मती है इस कौम की, इस रूल ऑफ लॉ का ना होना, इस मुल्क में कानून और आइन की बड़ी सही निशानदेही की आपने। रूल ऑफ लॉ नहीं है, वरना और कुछ भी नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिस्टमाइज नहीं कर रहे, या फिर शायद आपकी इंपॉर्टेंस में कुछ चीजें और है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद थे। ताइब इशारत साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और मलिक सईद अवान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ शाहिद लतीफ़ साहब भी होंगे और कामरान खान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और भारत जो पाकिस्तान को FATF में ब्लैकलिस्ट करने के लिए लॉबिंग कर रहा है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। भारतीय साजिशों का सदेबाब जो है वो अब ज़रूरी हो गया है। हम ये देखते हैं कि FATF की जो एशियाई बाजू एशिया पैसिफिक ग्रुप है, उसमें बतौर शरीक चेयरमैन भारत का बीच में शामिल होना इस फोरम पर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा कर सकता है। और भारत ने इस चेयरमैनशिप पर एतराज़ भी, पाकिस्तान ने इस चेयरमैनशिप पर भारत की एतराज़ भी किया है। और असद उमर ने इस हवाले से FATF के सदर को तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से ख़त भी लिख दिया है। हमारे साथ इस सेगमेंट में मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं और कामरान खान ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है। शाहिद लतीफ़ साहब, पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसकी जो पहचान कराना दुनिया को इतना मुश्किल नहीं है जितना कि आलमी तौसीक इस हवाले से हासिल करने, और एक ऐसी सूरत में जब शरीक चेयरमैन जो है वो भारत से है। हम अगर बात करते हैं APG की, एशिया पैसिफिक ग्रुप की, उसमें उसकी मौजूदगी जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अलार्मिंग है। जी बिल्कुल अलार्मिंग तो है। जो भारत का किरदार है पाकिस्तान के बारे में वो कौन नहीं जानता। वो तो हर तरह का हरबा आजमाता है। यानी पहले हम रवायती जंगों की बात करते थे, फिर हमने गैर रवायती जंगों की भी बात कर ली, उनको कोई कहीं पे कामयाबी ना हुई। हमने कोल्ड स्टार्ट देख लिया, हमने हॉट स्टार्ट के लिए भी चैलेंज कर दिया। ये भी जो कुछ आपने पिछले दिनों देखा और जिस तरह उनकी जग हंसाई हुई वो सबके सामने है। और अब जो भारत ने रवैया इख्तियार कर रखा है, पहले हम हाइब्रिड वॉरफेयर भी देखते रहे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमने बहुत हद तक काबू पा लिया। वो जो दहशतगर्दी अरसा दराज से हमारे खिलाफ हो रही है, वो तो साबित हो गया। बहुत सारे पलंदे हैं हमारे पास सबूतों के, जिसमें भारत जो है वो इसमें पूरी तरह शामिल है। और अफगानिस्तान के जरिए होता रहा, फिर कलभूषण जो है वो हमारे सामने आया, उसने हर चीज़ का एतराफ़ कर लिया। यानी कौन सा महाज है जहां भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना पूरा जो असर रसूख है वो इस्तेमाल नहीं किया। अपनी भरपूर तरीके से जो भी उसकी काबिलियत है वो भी उसने इस्तेमाल कर ली। अब जब ये सब कुछ नहीं हो पा रहा तो उसका रुख इस वक्त वो FATF की तरफ है कि किसी तरह वहां पे ये साबित करे कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला किस्सा है इसमें पाकिस्तान को फंसाया जाए, और इसमें फंसाते हुए पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाया जाए। तो इस वक्त ये उसकी भरपूर कोशिश है। लिहाजा उसका उस पैनल पर होना हमारे लिए तो खतरे से कम नहीं है। और अगर हमने कहा है कि उसको वहां से हटाया जाए तो हमारी ये जो तजवीज़ है ये बिल्कुल जायज़ है। भारत के होते हुए पाकिस्तान बिल्कुल, मैं समझता हूं कि वहां पे जो है वो सेफ नहीं है। लिहाजा इसे देखा जाना चाहिए। और भारत, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे हरबे आजमा चुका, हर महाज पे उसको नाकामी हुई, अब वो ये हरबा जरूर आजमाएगा और अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा। और ये तो चाहत भी है ना शाहिद लतीफ़ साहब, भारत की मुआशी तौर पर, सिफारती तौर पर पाकिस्तान को तनहा तो वो करना चाहता है। और ये भी खबरें कि APG के जो चेयरमैन है वो उन्होंने तो इस हवाले से लॉबिंग भी शुरू कर दी है कि किस तरह से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कराया जाए। अच्छा, हमारे साथ इस डॉक्टर फैसल तर्जमान दफ्तर खारजा मौजूद है, उनसे सवालात कर लेते हैं क्योंकि ख़त भी लिखा गया है और इस खत का जो मतन है। डॉक्टर फैसल साहब, ये ज़रा बताइएगा कि इस वक्त जो कोशिश की जा रही है, लेकिन इस कोशिश के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि शरीक चेयरमैन जो हैं वो भारत से ही हैं AGP में, तो उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चले जाने के खदशात बढ़ नहीं जाते क्या? हमें इस एतराज है तो हमने चिट्ठी लिखी ना जी फाइनेंस मिनिस्टर ने, जिसकी तफसील सारी उन्होंने रिलीज भी की। वो इसीलिए है कि हमें इस और हमारा असेसमेंट ये है
कि हमारा इसका एनालिसिस FATF का जो है फेयर नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के साथ तो हमारा इख्तलाफ है, झगड़ा है, बाकायदा जंग की सूरत हाल हो जाती है। अभी 8-10 दिन पहले वो यहाँ बम फेंक गए आके, फिर हमने उसका जवाब दिया, उनका 2 हत्यारे मारे गए। इन हालात में हम कैसे तवक्को रख सकते हैं कि भारत की मौजूदगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये प्रॉब्लम है कि जाहिर सी बात है इस वक्त तक अभी जब तक कि हम गुफ्तगू करें शरीक चेयरमैन जो है वो भारत से ही है इस AGP में। फिर भारत जो है वो मुसलसल साजिशें कर रहा है, वो चाहता है कि किसी तरह पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट हो जाए। तो पाकिस्तान FATF में इन भारतीय साजिशों का मुकाबला किस तरह से कर सकता है? जी, पाकिस्तान के पास यकीनन हर चीज के हम मुकाबला कर रहे हैं आपके सामने, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि खास तौर पे पिछले 10-12 दिन में जो हुआ ये मनहसुल कौम पाकिस्तानी कौम उठ खड़ी हुई। इसमें मिलिट्री भी शामिल थी और फॉरेन ऑफिस भी था, इंस्टीट्यूशन भी थे, मीडिया भी था, सियासतदान भी थे। जब आप इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर आपकी बात सुनी जाती है, उसकी ट्रैक्शन भी होती है। आपने देखा सारी दुनिया ने आपकी बात सुनी। तो ये एक इंडियन थ्रेट या इंडियन एग्रेशन की वजह से हमें ये फायदा हुआ कि एज ए नेशन हम इकट्ठे हो गए, उसका रिजल्ट। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आप हमारे साथ मौजूद थे। तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान के। कमरान, आप भी उनकी बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा मुकाबला कर रहे हैं और बेशक हम भी देख रहे हैं कलअदम तंजीमों के हवाले से जो अभी लेटेस्ट फैसले किए गए, मदारिस को जिससे अपनी तहवील में लिया गया, बड़े प्रोमिनेंट और एविडेंट स्टेप्स हैं जो सब पाकिस्तान की तरफ से लिए जा रहे हैं। उसके बावजूद हमने FATF का लहजा जो है वो नर्म होते तो नहीं देखा, लेकिन एट दिस टाइम ये भी बात की जा रही है कि एक ख़त तो लिख दिया असद उमर ने, लेकिन क्या इज़ इट इनफ? डोंट यू थिंक कि हमें और भी मजीद कुछ करना है? सिफारती महाज पर भी हम ज़रा तेज़ियाँ दिखाएं, क्योंकि मामला बड़ा सीरियस है। जी बिल्कुल मैरीन, सिर्फ सिफारती महाज पे ही तेज़ी नहीं दिखानी, बल्कि हमें कुछ ग्राउंड वर्क जो है वो भी करके दिखाना है। और ये ग्राउंड वर्क में ही लैप्सेस हैं, कमियां हैं, खामियां हैं, जिसकी वजह से जी बिल्कुल उसी जानिब में आ रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं। उसकी वजह यह है, देखिए ये 28 मार्च को, इसी महीने 28 तारीख को एशिया पैसिफिक ग्रुप का एक डेलीगेशन जो कि म्यूचुअल एवोल्यूशन रिपोर्ट तैयार करेगा वो पाकिस्तान आ रहा है। 25 से 28 तारीख तक वो यहाँ पर होगा, 4 दिन यहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज़ ही देखेगा। वो यही देखेगा ये जो इक़दाम हम कर रहे हैं, जैसा कि अभी हवाला भी दिया पिछले डॉक्टर फैसल ने कि पिछले 10-15 दिन में जो कुछ हुआ, तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। इन्हीं की बुनियाद पर एवोल्यूशन रिपोर्ट मुरतब की जाएगी और फिर अगले माह ये एशिया पैसिफिक ग्रुप का एक इजलास जो है वो कोलंबो में होगा। वहाँ पर पाकिस्तान अपनी जितने भी इक़दाम किए हुए हैं ये रिपोर्ट उस ग्रुप को देगा और उसकी फिर एवोल्यूशन मज़ीद आगे जो है वो होगी और बाकायदा इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है या ग्रे लिस्ट में रखना है या फिर ग्रे लिस्ट से और आगे उसको ब्लैक लिस्ट की तरफ लेकर जाना है। देखिए इसमें बहुत वाज़े से इक़दाम हैं कि ये जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये बुनियादी तौर पर 2 चीज़ों को काउंटर करती है कि आपकी एक तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो उसको रोकना होता है और आपकी जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको रोकना होता है। तो हमारे यहाँ अभी जो चीज़ डिमांड की जा रही है हमसे वो टेरर फाइनेंसिंग में अभी तक हमारे पास कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत कम है। यानी हमने ज़रूर इक़दाम किए हैं, हमने बैन किया है, हमने ट्रैवल बैन किए हैं, हमने दफातर सील किए हैं, हमने लोगों को पकड़ा भी है, हमने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको पाबंदियाँ भी उनके ऊपर लगाई हैं, लेकिन टेरर फाइनेंसिंग में जो कि हमारा जो ये जो एंटी टेररिज्म जो एक्ट है उसकी सेक्शन 11 जो है वो ये कहती है कि जी अगर कोई टेरर फाइनेंसिंग में मुलव्वस है तो उसको ये सज़ा होगी। उस 11 ATA में अभी तक हमारे पास जो कन्विक्शन रेशो है वो बहुत कम है, उसमें सज़ाएं होंगी लोगों को अमली तौर पर, वो फिर हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे और वो हमें हेल्पफुल होंगे जो हमारी एवोल्यूशन रिपोर्ट को इम्प्रूव करेंगे और हमें ग्रे लिस्ट से निकलने में भी मदद करेंगे और हमारा जो आगे ग्रे लिस्ट से आगे ब्लैक में अगर जाने के खदशात हैं तो वो ख़त्म होंगे। तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ में कंक्रीट स्टेप्स की ज़रूरत है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो गया है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में दोबारा हम इस मौजू के ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, मौजूद है शाहिद लतीफ़ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे कल फिर मुलाकात होगी। मुझे मेहरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।